तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी एक विलन रिटर्न्स को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से ठीक ही है और जिस हिसाब से लोग रिस्पांस दे रहे हैं लग रहा है कि अभी रेटिंग्स और गिरेंगी। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप शुरुआत में हम देखते हैं कि एक घर में कई सारे बालक बालिकाएं गाना बजाना करके झूम रहे होते हैं कि तभी वहां लाइट चली जाती है तो वो और ज्यादा हो हल्ला करने लग जाते हैं। तभी वहां पर अचानक से स्माइली वाला मास्क पहने एक आदमी घर में घुसता है और धड़ाधड़ सभी को मारने लग जाता है। इसी बीच एक लड़की जिसका नाम आरवी होता है वो पुलिस को फोन करती है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्माइली मास्क वाला आदमी उसे बेड के नीचे से घसीट लेता है और तभी आरवी उसे गौतम कहकर रुकने को कहने लगती है पर वो आदमी नहीं रुकता और हथौड़े से वार करके उसे मार डालता है। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और हम गणेशन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक सेमिनार में सीरियल किलर राकेश के बारे में बता रहे होते हैं जिसने कई सारी लड़कियों का खून किया था। ऑफिसर बताते हैं कि जिंदगी में वायलेंस या कोई दर्द भरा पास्ट होता है जिसकी वजह से ऐसे लोग फ्रस्ट्रेट होकर लोगों को मारने लग जाते हैं और फिर यही इनकी बीमारी बन जाती है और दवा भी। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम गौतम होता है और वो न्यूज में खबर सुन रहा होता है कि मशहूर सिंगर आरवी गायब हो गई हैं और उनकी तलाश जारी है। उसके बदन पर चोट और शक्ल पर गुस्सा देखकर यही फील होता है कि जैसे उसी ने आरवी को मारा हो या गायब किया हो और स्माइली मास्क वाला आदमी भी यही हो क्योंकि आरवी उसे देखकर इसका ही नाम ले रही थी। इसके बाद कहानी 6 महीने पीछे जाती है और हम देखते हैं कि गौतम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में बाइक लेकर घुस जाता है और वहां मारामारी करना शुरू कर देता है। उसकी प्रेमिका समझती है कि गौतम उससे इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो उसे लेने आया है तो ये सोचकर वो गौतम के साथ चलने को तैयार हो जाती है। गौतम उसका हाथ पकड़ता है और जिससे उसकी शादी होने वाली थी उससे कहता है कि अब तुम इससे शादी कर सकते हो क्योंकि ये अब भी मुझसे प्यार करती है। यहाँ हमें समझ आता है कि गौतम ऐसा लड़का है जो अपने पिता के कमाए पैसे उड़ाने और उनकी इज्जत डुबाने में माहिर है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो जो करने वाला है उसका अंजाम क्या होगा। वो बस अपनी ईगो सेटिस्फाई करने और एटीट्यूड बनाए रखने के लिए वो सब कुछ करता है जो उसको सही लगता है और उसे नहीं पसंद कि कोई उसका मजाक बनाए या उसे छोड़ कर जाए। सिंपल भाषा में कहें तो गौतम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। गौतम के पिता उसके मतलबी बिगड़ैल नेचर से काफी परेशान हो चुके थे और उसके कुछ भी करने पर उनकी ही बदनामी होती थी। इसीलिए वो उसे अपनी जायदाद से बेदखल करने का सोच लेते हैं ताकि तब उसे अकल आए कि इज्जत और पैसा कमाना कितना मुश्किल है। तभी गौतम अपने फोन पर देखता है कि जो डायलॉग उसने शादी में तोड़ फोड़ करते वक्त बोले थे उसे लेकर एक लड़की ने रिमिक्स सॉन्ग बना दिया है और वो गाना काफी वायरल हो रहा है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आरवी होती है। पिताजी ने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था तो वो अपने पिता को ही चैलेंज करके चला जाता है कि वो कोर्ट में जाकर अपना हक लेकर रहेगा। इसके बाद गौतम सीधा उस जगह जा पहुंचता है जहां आरवी परफॉर्म कर रही थी तो आरवी गौतम को पहचान जाती है और उससे दूर भागने लगती है ये सोचकर कि शायद वो अपना गाना हटवाने या धमकी देने आया है पर गौतम ऐसा कुछ भी नहीं करता बल्कि उसे कॉफी पे चलने के लिए इनवाइट करने लगता है क्योंकि गौतम के दिल को आरवी पहले ही नजर में भा गई थी इसलिए उसे अपनी जिंदगी में लाने के लिए चला आया था। पर अफसोस कि आरवी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती और वहां से जाने लगती है कि तभी उसे मशहूर सिंगर कीर्ति दिखाई पड़ती है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है पर कीर्ति आरवी को भाव नहीं देती। लेकिन जब कीर्ति गौतम को देखती है तो उसे लपक के मिलने चली जाती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और ये देखकर आरवी को काफी जलन होती है और ये भी पता चलता है कि गौतम छोटा मोटा आदमी नहीं है। आरवी को हमेशा से ही एक बड़ा सिंगर बनना था जैसे कि कीर्ति थी लेकिन वो बस सोशल मीडिया पर ही फेमस थी। गौतम आरवी की फीलिंग्स को समझ जाता है कि उसे क्या चाहिए इसीलिए रात होने पर वो स्माइली वाला मास्क लगाकर कीर्ति के रूम में जाता है और उसे काफी डरा देता है जिससे कि वो अपना सिंगिंग शो ही कैंसिल कर देती है। गौतम ने ऐसा इसलिए किया था ताकि आरवी को गाने का चांस मिल सके और ऐसा होता भी है। गौतम की पहचान के चलते आरवी को स्टेज पर हजारों की भीड़ के सामने गाना गाने का मौका मिल जाता है जिससे कि आरवी बहुत खुश होती है और उसकी खुशी में गौतम भी खुश होता है। अब जहाँ जहाँ कीर्ति का परफॉर्मेंस होता वहाँ वहाँ गौतम स्माइली वाला मास्क लगाकर पहुंच जाता और उसे डरा कर उसका शो कैंसिल करवा देता और तब आरवी को गाना गाने का मौका मिल जाता। ऐसा करते करते आरवी काफी फेमस हो जाती है और अब उसे फील होने लग जाता है कि गौतम उसके लिए काफी मेहनत कर रहा है इसीलिए
धीरे धीरे उसके अंदर गौतम के प्रति फीलिंग्स आने लग जाती हैं और समय के साथ उनके बीच इतनी ज्यादा करीबियां आ जाती हैं कि उनके बीच वो हो जाता है जो अब तक आप सोचते आ रहे थे कि आगे चलकर होने वाला है। अब गौतम और आरवी नंगे पुंगे होकर साथ में बैठे होते हैं। तभी आरवी एक फेमस सिंगर की फोटो दिखाकर बताती है कि ये मेरे पिताजी हैं। इनका अपना खुद का परिवार था, लेकिन मेरी माँ के साथ भी थे, पर इन्होंने मेरी माँ को और मुझे कभी भी नहीं अपनाया। पर माँ ने इनसे प्यार करना नहीं छोड़ा। मेरा सपना है कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूं, तब ये गर्व से बोलेंगे कि आरवी मेरी बेटी है, और तब मैं कहूंगी कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और इससे मेरा बदला पूरा होगा। और ये बात आज से पहले मैंने किसी को नहीं बताई है। गौतम उससे भरोसा दिलाता है कि जब कभी ऐसा होगा तो वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, साथ देने के लिए। अगली सुबह जब आरवी उठती है तो वो सुबह उसके लिए एक काली रात बनकर आई होती है, क्योंकि टीवी में उसकी ही न्यूज चल रही होती है कि आरवी ने मशहूर सिंगर पर इल्जाम लगाया है कि वो उसके पिता हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि रात में गौतम ने आरवी के फोन से वो फोटो शेयर कर दी थी और अब तक वो जो भी करते आ रहा था वो बस आरवी को करीब लाने के लिए किया था, ताकि वो उससे बदला ले सके, क्योंकि उसने उसके ऊपर गाना बनाया था। मतलब कि गौतम के अंदर कोई प्यार नहीं जागा था और ना ही कोई सुधार हुआ था, बल्कि अब भी वो वैसा ही मतलबी, खड़ूस, अड़ियल, घमंडी इंसान था। अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि ऑफिसर आदित्य आरवी के केस को हैंडल कर रहे होते हैं और उन्हें आरवी का फोन मिलता है, जिसमें कि उस वक्त की वीडियो बन गई थी जब स्माइली मास्क वाला आदमी उसे मारने आया था, और उन्हें सुनाई पड़ता है कि आरवी गौतम का नाम चिल्ला रही है। ऑफिसर आदित्य को ये लगता है कि मास्क वाला किलर गौतम ही है, तो उसकी लोकेशन ट्रैक कर उसको पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वहीं पर बैठे ऑफिसर गणेशन को इस केस के बारे में भनक लगती है, तो वो भी इस केस के बारे में जानकारी लेने लगते हैं। ऑफिसर आदित्य पूरी पुलिस फोर्स लेकर गौतम को पकड़ने के लिए जाते हैं, पर गौतम उन्हें चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। ऑफिसर गणेशन जब वीडियो देखते हैं तो उन्हें वही स्माइली वाली ड्राइंग दिखाई पड़ती है जैसा सीरियल किलर राकेश बनाता था, तो उन्हें शक हो जाता है कि उसके जैसा कोई और सीरियल किलर पैदा हो गया है। अब इसके बाद हम भैरव नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसे पुलिस चौकी बुलाया गया होता है पूछताछ के लिए, क्योंकि आरवी के फोन में उसका भी नंबर मिला था। भैरव बताता है कि उसने एक क्राइम किया है और फिर कहानी यहाँ से 6 महीने पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि भैरव मॉल में कपड़े खरीदने गया होता है। कपड़े खरीदना तो एक बहाना था, बल्कि वो वहाँ पर काम करने वाली लड़की रसिका को देखने के लिए जाता था। भैरव एक कंपनी में टैक्सी चलाने का काम करता था, तो रसिका एक बार उसकी टैक्सी में बैठी थी, तो तब से शायद भैरव को रसिका पसंद आ गई थी, इसलिए उसे देखने या उससे बात करने के लिए वो कपड़े खरीदने आ जाता था। ये सारी बातें रसिका अच्छे से जानती थी, पर फिर भी कुछ क्लियर किए बिना वो उससे बात करती और उसे कपड़े दिखाकर खरीदने को कहती, क्योंकि उसका टारगेट होता था ज्यादा से ज्यादा सेल करना। और भैरव प्यार में अंधा होकर महंगे महंगे कपड़े खरीद भी लेता था। एक दिन भैरव उसके बाहर आने का इंतजार करता है और मौका देखते ही उसकी राइड एक्सेप्ट करके उसे पिक करने पहुंच जाता है। रसिका गाड़ी में बैठ जाती है और उसके पूछने पर भैरव बताता है कि वो टैक्सी चलाने और अपने मित्र अशोक के साथ चिड़ियाघर में देखभाल करने का काम करता है, जिससे कि उसका शॉपिंग करने का पैसा आ जाता है। ऐसे ही उन दोनों में बातचीत होती है और फिर अब रोज रोज मिलने और घर छोड़ने का सिलसिला चलने लग जाता है। फिर इसके बाद अब दोनों लोग ऐसे भी मिलने लग जाते हैं और एक दूसरे के साथ घूमते हुए समय बिताने लगते हैं, और भैरव रसिका की हर डिमांड पूरी करते हुए उसे शॉपिंग कराता रहता था। भैरव रसिका से बहुत प्यार करने लगा था, पर रसिका सिर्फ उसे एक ऐसा साथी मान रही थी जिससे अपनी पसंद की चीजें खरीदवा सके और घूम सके। बाकी इसके अलावा उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं थी, पर फिर भी वो भैरव के साथ ऐसे रह रही थी जैसे वो उसके साथ रहना चाहती हो। कुल मिलाकर वो उसके प्यार और भोलेपन का फायदा उठा रही थी। अब हम देखते हैं कि रसिका भैरव की कार चला रही होती है कि तभी 2 लड़के बाइक से हो हल्ला करते हुए गुजरते हैं। भैरव उन्हें नजरअंदाज करने को कहता है, पर रसिका को बहुत गुस्सा आ जाता है और उनके बगल में गाड़ी चलाकर भैरव को मारने के लिए कहती है, पर भैरव उन्हें नहीं मार रहा होता। तभी रसिका कहती है कि लाइफ का एक ही रूल है, या तो मार दो या मर जाओ, और इतना कहकर वो लड़के की गाड़ी को टक्कर मार देती है। और रसिका का ये रूप देखकर भैरव काफी हैरान हो जाता है। अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है, जहाँ भैरव पुलिस वालों को बताता है कि जो बाइक को टक्कर मारी थी मैंने वही क्राइम किया है और मेरा आरवी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो बस उनको अपनी टैक्सी से घर तक छोड़ने गया था। अब हम देखते हैं कि न्यूज चैनल में एक लड़का सबके सामने आता है और बताता है कि कुछ दिन पहले मेरी प्रेमिका मारी गई और उसे मारने वाला गौतम ही है। और ये सुनने के बाद ऑफिसर आदित्य को पूरा कंफर्म हो जाता है कि मास्क वाला किलर गौतम है। गौतम जब ये खबर देखता है तो वो लड़के का पीछा करने लग जाता है। लड़का मेट्रो स्टेशन
स्टेशन जा पहुंचता है तो उसके सामने स्माइली मास्क पहने आदमी खड़ा होता है। तब वो कहता है कि तुमने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया और उसका नाम ले लिया ताकि सारा शक उस पर जाए, क्योंकि हम जैसों के लिए तुम मसीहा हो। लड़का अपनी बकबक कर ही रहा होता है कि तभी मास्क वाला आदमी मेट्रो को आता देख लड़के को उसी के सामने ढकेल कर उसे मार डालता है। अब वहाँ पर गौतम आ जाता है और मास्क वाले आदमी से पूछता है कि आरवी कहाँ है। दोनों लोग मेट्रो के अंदर घुस जाते हैं और उनके बीच भयंकर तरीके से लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच गौतम मास्क उतारने में कामयाब हो जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि टैक्सी ड्राइवर भैरव है। भैरव अपना मुंह छुपाकर लड़ाई करते हुए कहता है कि मैंने इतनी लड़कियों को मारा, कोई पीछे नहीं आया, तो तुम क्यों आए? और शायद इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि हर लव स्टोरी का असली विलन तो ये दिल है जो पहले तो बिना पूछे किसी पर आ जाता है और फिर बिना पूछे टूट जाता है। भैरव गौतम को खूब मारता है और मेट्रो स्टेशन आने पर उतर जाता है, लेकिन तभी गौतम उसे पीछे से पकड़ लेता है और तभी मेट्रो के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो भैरव चलती मेट्रो के दरवाजे पे ही अटक जाता है। गौतम कहता है कि वो उसके पीछे फिर से आएगा क्योंकि उसे मरना पसंद है लेकिन हारना नहीं। और तभी भैरव उससे पीछा छुड़ाकर वहां से निकल लेता है। भैरव जब अपनी कार में जाता है तो रसिका पीछे से आकर उसकी छाती पर बैठ जाती है और उससे पूछती है कि उसे मार दिया या नहीं। तो भैरव बस हाँ या ना में उसके सवालों का जवाब दे रहा होता है। रसिका को देखकर ये फील होता है कि जैसे कि वो भैरव को कंट्रोल कर रही हो और उसकी कही हुई बातें और उसकी सोच के चलते वो स्माइली मास्क वाला किलर बन गया हो। अब तक हम ये समझते आ रहे थे कि गौतम विलन है, पर अब सामने निकलकर आया कि भैरव असली विलन है जो लड़कियों को मारते आ रहा था। लेकिन फिर इसके बाद एक और ट्विस्ट निकलकर सामने आता है कि असली विलन तो रसिका है जो उससे ये सब काम करवा रही है। लेकिन भैरव जो कि एकदम भोला सा इंसान था वो कातिल कैसे बन गया ये जानना अभी बाकी था। भैरव सिर्फ उन्हीं लड़कियों को टारगेट कर रहा था जिन्होंने अपने प्रेमियों को छोड़ा हो या बिना बात के उनसे ब्रेकअप कर लिया हो। तो इस चीज से उन लड़कों को काफी खुशी हो रही थी जिनका किसी लड़की ने दिल तोड़ा हो, क्योंकि लड़कियों के मरने से उनका ईगो सेटिस्फाई हो रहा था और वो मास्क वाले किलर को ही अपना मसीहा मानने लगे थे। ऑफिसर गणेशन को मेट्रो की सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है और उसे देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि किलर गौतम नहीं कोई और है, पर वो ये बात किसी और को पता नहीं चलने देते। वो मीडिया के सामने जाकर कह देते हैं कि स्माइली मास्क वाला किलर गौतम ही है और उसने ही सारे खून किए हैं। अब कहानी यहाँ से फिर से 3 महीने पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि जो गौतम ने आरवी के साथ किया था उसकी वजह से आरवी की काफी बदनामी हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसके सारे शोज कैंसिल होते जा रहे थे। वहीं गौतम अपना बदला लेकर खुश था और कोर्ट में अपने पिता के खिलाफ केस भी जीत जाता है और अब सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती है। गौतम अपने पिता से कहता है कि आखिरकार मैं जीत ही गया। तो इसके जवाब में पिताजी कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार में जीत और हार का कोई मतलब नहीं होता। गौतम अब अपने पिता से छीनी हुई प्रॉपर्टी और पैसे के बदौलत फुल अय्याशी करने लग जाता है और इधर उधर नाच गाना करके जिंदगी बिताने लगता है। पर उसके ख्यालों में आरवी आ ही जाती थी तो उसको सोशल मीडिया पर स्टॉक करता रहता था। अब आरवी अपने आप को संभालती है फिर से अपने करियर की शुरुआत करने के लिए और नए लोगों से मिलकर फिर से गाना गाने लग जाती है। एक दिन गौतम मौज मस्ती करने के लिए क्लब में जाता है तो उसे वहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अपने पति के साथ दिख जाती है। गौतम अपने बिगड़ैल नेचर को दिखाते हुए उनके ऊपर मदिरा फेंक कर बदतमीजी कर देता है और उसे ये करके बहुत मजा आता है। तभी वहाँ पर उसको आरवी दिख जाती है और उसको देखकर सारी हंसी बंद हो जाती है और वहीं आरवी उसे देखकर वहाँ से जाने लग जाती है। इसी बीच उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का पति अपने दोस्तों के साथ मिलकर गौतम को कस के पीटते हुए अपना सारा गुस्सा निकाल देता है और गौतम बेहोश हो जाता है। गौतम को जब होश आता है तब वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और देखता है कि आरवी उसके बगल में ही बैठी हुई है और तब उसे याद आता है कि जब वो मार खा रहा था तो उसी ने उसको बचाया था और उसे हॉस्पिटल लेकर आई। आरवी के इस प्यार को देखकर गौतम एकदम पिघल जाता है और अब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने उसके साथ बहुत गलत किया और अब उसका पूरी तरह से हृदय परिवर्तन हो जाता है। गौतम जब ठीक हो जाता है तो आरवी वहां से जाने लगती है, पर गौतम को अब उससे प्यार हो गया था इसीलिए उसे रोकने की कोशिश करता है, पर आरवी दोबारा से अपने आप को हर्ट होते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए टैक्सी बुलाकर वहां से निकल जाती
जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि गौतम सीधा ऑफिसर गणेशन के पास ही पहुंच जाता है और तब गणेशन उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम कातिल नहीं हो, पर मैंने जानबूझ के तुम्हारा नाम लिया ताकि असली कातिल एकदम बेखौफ हो जाए और बाहर निकलकर सामने आए। अब कहानी यहाँ से फिर से 3 महीने पीछे जाती है और हम देखते हैं कि रसिका के कहने पर वो दोनों कहीं दूर घूमने के लिए गए होते हैं और फिर घूमने के बाद दोनों लोग रुकने के लिए वहीं होटल में कमरा ले लेते हैं। रसिका वहाँ भी बड़े प्यार के साथ बात कर रही थी, तो अब भैरव के अंदर इतनी ज्यादा फीलिंग्स बढ़ चुकी थी कि वो उससे शादी करने का ही सोच लेता है। वो बाजार से माला और सिंदूर भी खरीद लाता है और जब वापस होटल में आता है तो वहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाता है। वो देखता है कि रसिका अपने बॉस के साथ ही लिपटा लिपटी कर रही है और ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है कि वो जिससे प्यार करता है वो किसी और के साथ ही सुहाने पल बिता रही है। पर वो उस वक्त उन्हें बिना परेशान किए उदास होकर वहाँ से चला जाता है। भैरव चिड़ियाघर में बने एक घर में अपने मित्र अशोक के साथ रहता था और अशोक लड़की और दारू में ही विलीन रहता था। अशोक का एक बच्चा होता है जो कि अपने पिता की हरकतों की वजह से उन्हें पसंद नहीं करता था, लेकिन भैरव के साथ रहना उसे काफी अच्छा लगता था। भैरव जब घर आता है तो बच्चा उसे रोते हुए देख लेता है, तो वो एकदम मैच्योर होकर भैरव को समझाता है कि जो चला गया उसे जाने दो और कसम खाओ कि भूल जाओगे उसे और दोबारा कभी उसके बारे में सोचोगे भी नहीं। अगले दिन हम देखते हैं कि भैरव फिर से रसिका को लेने के लिए मॉल के बाहर पहुंच जाता है। मतलब कि उसका प्यार इतना ज्यादा हो चुका था कि सब कुछ देखने के बाद भी वो उसके साथ समय बिताना चाहता था। रसिका भैरव का बदला हुआ मूड देखकर समझ जाती है कि उसने सब कुछ होते हुए देख लिया है, तो वो बताती है कि मेरे बॉस ने पहले मुझे फंसाया और फिर छोड़ दिया, लेकिन उसके पास मेरी कुछ फोटोज हैं जिसकी वजह से मुझे बार बार उसके पास जाना पड़ता है। अब तुम ही हो जो मुझे इस झंझाल से निकाल सकते हो। भैरव उसकी बातों पर यकीन करने ही वाला होता है कि तभी रसिका जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे मेरा बॉस पसंद है क्योंकि वो मुझे खूब सारे गिफ्ट ला कर देता है और सैलरी भी बढ़ा कर देता है। मुझे वो मिलता है जो मुझे चाहिए और उसे वो मिलता है जो उसे चाहिए। अब उसे करना था, लेकिन उसकी बीवी को शक ना हो, तो इसीलिए तुम याद आए और तुम्हें कहीं घूमने को कहा ताकि वहाँ रूम बुक करके मैं उसे वहाँ बुला लूं और फिर आराम से समय बिता पाए। रसिका ये सब बता ही रही होती है कि तभी एक लड़का टैक्सी रुकवाता है और हड़बड़ी में कहीं चलने को कहता है। उसकी बातों से समझ आता है जैसे उसकी प्रेमिका ने उसे छोड़ दिया हो और वो परेशान हो उसे वापस लाने के लिए। रास्ते में ही उसे अपनी प्रेमिका किसी और के साथ दिखाई पड़ती है, तो वो उसे मनाने के लिए जाता है, पर लड़की उसे भगाने लग जाती है ये कहकर कि उसे अब उसके साथ नहीं रहना। लड़का एकदम पागल हो जाता है और उसको जबरदस्ती रोकने लग जाता है और लड़की के ना मानने पर बैग से चाकू निकाल कर उसकी गर्दन पर रख देता है। भैरव और रसिका ये सब होते हुए देख रहे होते हैं और तब रसिका कहती है कि अगर तुमने लड़की को बचाया तो बाल झटक कर फिर से किसी और को पोपट बनाएगी। सिर्फ फिल्म के क्लाइमेक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, लेकिन असल जिंदगी में विलन। लड़के का पर्स गाड़ी में छूट गया था तो भैरव उसे देने के लिए जाता है, तो लड़की उसके पीछे ही छुप जाती है बचने के लिए। तभी भैरव के दिमाग में वो सभी बातें चलने लग जाती हैं जो रसिका ने कही थी और वो पल भी दिमाग में घूमने लगता है जब उसने किसी और के साथ उसको देखा था और उसे ये एहसास होता है कि उसके साथ भी तो वही हुआ है जो उस लड़के के साथ हुआ। तो वो अचानक से लड़की का गला पकड़ लेता है और रसिका से कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी और का भी होने नहीं दूंगा। तेरी जिंदगी मेरी है, तेरी हर सांस मेरी है, बस मेरी है। और इतना कहकर वो उस लड़की का गला दबाकर मार डालता है और ये वही लड़का था जिसे भैरव ने मेट्रो के सामने ढकेल के मार दिया था। ये टाइम और यही मोमेंट था जब भैरव के दिमाग में भसड़ मच गई थी और उसने सोच लिया था कि अब वो हर उस लड़की को मारेगा जिसने इसी तरह किसी का दिल तोड़ा हो या लड़के को छोड़ा हो। अब इसके बाद ऐसे ही करते हुए वो उन लड़कियों को टारगेट करने लगता है जो लड़कों को छोड़ देती हैं या उन्हें अपने सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर देती हैं और फिर मौका देखकर वो उन्हें मार डालता। रसिका को इस सब में बहुत मजा आ रहा था और वो इस काम में भैरव का साथ देती जा रही थी और उसे और भी लड़कियों को मारने का बढ़ावा दे रही थी। लड़कियों को मारने के बाद भैरव उनकी लाश चिड़ियाघर में ले आता था और उन्हें काट काट कर वहाँ पल रहे चीते को खिला देता था, जिससे कि पूरी तरह से सबूत ही मिट जाते थे। अब एक दिन हम देखते हैं कि आम दिनों की तरह भैरव एक सवारी बैठाता है जो कि आरवी होती है। ये वही सीन होता है जब गौतम आरवी को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर आरवी टैक्सी में बैठकर चली जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो टैक्सी वाला भैरव है। गौतम को ऐसे गिड़गिड़ाते देख आरवी भी भैरव की उस कैटेगरी में शामिल हो जाती है जिन्हें वो टारगेट करता था और अब उसे भी गोल्ड डिगर या धोखेबाज लड़की समझकर उसे मारने का सोच लेता है। रात होने पर वो स्माइली वाला मास्क पहनकर उसके घर में घुस जाता है और ये वही सीन होता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। आरवी
को लगता है कि शायद गौतम सब कुछ कर रहा है, तो वो बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। भैरव के साथ रसिका भी आई हुई थी, तो वो आरवी को ढूंढ निकालती है और तब भैरव उसे हथौड़े से मार डालता है और आरवी गौतम गौतम चिल्लाती रह जाती है। अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि ऑफिसर गणेशन को खबर मिलती है कि जितनी भी लड़कियां मारी गईं, उन सबको एक आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई थी और आरवी के गानों में कमेंट भी उसी आईडी से किया गया है। तो उस आईडी के आईपी एड्रेस से लोकेशन भी पता चल जाती है। तभी गौतम उसी एड्रेस पर जाने के लिए तुरंत निकल जाता है और ऑफिसर के रोकने पर भी नहीं रुकता। तभी यहाँ पर ऑफिसर के घर में एंट्री मारता है भैरव और गणेशन को मारने से पहले कहता है कि आरवी अभी जिंदा है और फिल्म तभी खत्म होगी जब हीरो जीतेगा, लेकिन मैं अभी जीता नहीं। इधर हम देखते हैं कि आरवी जो अब तक बेहोश पड़ी हुई थी उसे होश आ जाता है और वो कैसे भी करके वहां से भागने की कोशिश करती है, पर उसके सामने गौतम आ जाता है। तो उसे लगता है कि कातिल तो गौतम ही है, तो वो उससे दूर भागने लग जाती है और पहुंच जाती है भैरव के पास। भैरव उससे कहता है कि वो तुम्हें मारने नहीं बल्कि बचाने आया है, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, और इतना कहकर वो फिर से उसे पकड़ लेता है। इस बार अशोक भैरव को लड़की को छुपाते हुए देख लेता है और अपने बच्चे के हाथ में स्माइली वाला मास्क भी देख लेता है, जिससे कि उसे समझ आ जाता है कि मास्क वाला कातिल जिसे पुलिस ढूंढ रही है वो वही है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, भैरव अपने दोस्त अशोक को ही मार डालता है। गौतम वहां पहुंच जाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि वहां पुलिस आ जाती है और दोनों को ही पकड़ लेती है। घर में रखे फ्रिज में एक लाश मिलती है, तो गौतम दौड़कर जाकर देखता है, ये सोचकर कि कहीं वो आरवी तो नहीं, पर वो लाश किसी और लड़की की होती है। बच्चे से पूछताछ करने पर वो अलग ही बयान देते हुए बताता है कि मेरे पिता ने ही सारे खून किए हैं और वो मुझे भी मार देते, लेकिन भैरव दादा ने मुझे बचा लिया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो सबूत मिलते हैं उससे सारा केस ही पलट जाता है और ये निकलकर सामने आता है कि अशोक ही सारे खून करते आ रहा था, क्योंकि उसके हाथ में ही मास्क मिला था और हर जगह उसी के हाथ के निशान पाए गए थे और उसके मोबाइल से ही सारी लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजी गई थी। तो कुल मिलाकर भैरव बड़ी चालाकी के साथ बचकर निकल जाता है, लेकिन आरवी का कुछ भी पता नहीं चल पाता और सबको यही लगता है कि वो मारी गई। गौतम भैरव को बाहर निकलते देखता है तो पाता है कि वो एक लड़की को गले लगा रहा है और उससे बात कर रहा है, और तब उसे थोड़ा शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। रात होने पर भैरव दोबारा घर में आता है, क्योंकि उसने आरवी को वहीं छुपा के रखा हुआ था, तो उसे ठिकाने लगाना था। भैरव जैसे ही उसके पास जाता है तो आरवी किसी नुकीली चीज से उस पर हमला कर देती है और वहां से भागने लग जाती है। भैरव जैसे ही उसे पकड़ने वाला होता है कि तभी वहां गौतम आ जाता है। अब उन दोनों में भयंकर तरीके से मारामारी शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में भैरव गौतम पर भारी पड़ता है और उसे खूब मारता है। भैरव जब गौतम को धूल चटा देता है तब रसिका का नाम चिल्लाकर कहने लगता है कि अब तुम मुझे कितनी रेटिंग दोगी। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और गौतम कहता है कि यहाँ पर कोई भी रसिका नहीं है। यहाँ हमें पता चलता है कि अब तक भैरव रसिका को बस इमेजिन करते आ रहा था और जो भी उसने अब तक किया वो सब खुद कर रहा था, यानी कि खून करना, बॉडी को काटना, फिर उसे खिलाना और कहीं भी जाना, वो सब कुछ खुद कर रहा था और उसके साथ रसिका मौजूद नहीं थी। जो रसिका उससे बातें करती थी वो भैरव की ही सोच थी, जो खुद के मन में इमेजिन करके खुद को ही बताकर उस काम को करते आ रहा था। रसिका तब तक भैरव के साथ थी जब उसने रसिका को उसके बॉस के साथ देखा था और तब भैरव का दिमाग खराब हो गया था। रसिका उससे कहती है कि तुम मुझे लोनावला ले आए तो मैंने उसे यहीं बुला लिया ताकि उसकी बीवी को शक न हो, और वो तो मेरे लिए अपनी बीवी को भी छोड़ने को तैयार है। असल में रसिका उसके प्यार और भोलेपन का फायदा उठाते हुए उससे बस अपना फायदा ले रही थी और उसे उससे प्यार बिल्कुल भी नहीं था, पर वो उसके साथ ऐसे रह रही थी कि भैरव के मन में उसके लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन अब यह सच्चाई जानने के बाद एकदम से उसे झटका लग गया था। इसी बीच भैरव रसिका को एकदम जोर से पकड़ लेता है और बार बार यही कहने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो उसे इतना जोर से जकड़ता है कि उसकी हड्डियां ही चटक जाती हैं और रसिका की मौत हो जाती है। यानी कि भैरव ने पहला कत्ल रसिका का ही किया था और उसके बाद से उसने उन सभी लड़कियों का कत्ल करना शुरू कर दिया जो उसके दिमाग में रसिका के जैसे ही लगती थी। भैरव ने रसिका की बॉडी को काटा या दफनाया या जलाया नहीं था, बल्कि उसे फ्रीजर में रख दिया था और ये सब कुछ अशोक का लड़का देख लेता है, पर फिर भी उसका साथ देता है। जो लड़की की बॉडी गौतम ने देखी थी वो रसिका ही थी और तब
तब वो समझ गया था कि मामला क्या है। और जब उसने बाहर निकलकर भैरव को देखा तो उसने ये पाया कि वो अपने आप से ही बात कर रहा है। तो उसे पूरा यकीन हो गया कि कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि गौतम भैरव से मार खाते हुए उससे कह रहा होता है कि प्यार एक तरफा होते हुए भी पूरा होता है, लेकिन तुमने सिर्फ नफरत की और तुम्हारा प्यार नहीं बल्कि जिद थी। तो दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, सबसे पहले तूने उसे ही मार दिया। वो जिंदा होकर भी तेरी नहीं हो सकी और मरने के बाद भी नहीं हुई। बस अपनी खुशी के लिए तूने उसकी लाश अपने पास रख ली, अपने दिमाग में उसे पालने लगा। सब कुछ किया तूने, पर फिर भी वो तेरी नहीं हुई। गौतम कहता है कि मैं आरवी से प्यार करता हूँ, फिर चाहे उसे हो या ना हो, क्योंकि प्यार ना हारता है और ना ही मरता है। गौतम भैरव को घसीट कर एक मुक्का मारता है और अब जाकर भैरव को एहसास होता है कि उसने क्या कुछ गलत कर डाला है और उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। तभी उसे चीते के पिंजरे की तरफ से रसिका की आवाज सुनाई पड़ती है और उसे प्रतीत होता है कि जैसे वो उसे बुला रही हो। भैरव उस आवाज को सुनते हुए चीते के पिंजरे के अंदर चला जाता है और फिर चीता उस पर हमला कर देता है। यानी कि अपनी गलती का एहसास होने के बाद उसने खुद को सजा देने का सोच लिया था। अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि आरवी फिर से अपने ट्रैक पर आ गई है और गाना गाने लगी है और काफी ज्यादा फेमस भी हो चुकी है। और वहीं अब गौतम भी सुधर चुका है और आरवी की खुशी में ही खुश है और उसके साथ है। अब इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जो कि एक विलन मूवी के फैंस को काफी खुश करके रख देता है। हमें एक विलन के विलन राकेश को दिखाया जाता है, जिसने भैरव को एक कमरे में रखकर उसका इलाज करके उसे ठीक कर दिया था। राकेश के हाथ में वही पेचकस होता है और वो कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और फिर वो एक विलन वाली स्माइल देता है और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी के एंड सीन की बात करें तो यहाँ ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका तीसरा पार्ट भी आएगा, जिसमें कि हमें रितेश देशमुख विलन राकेश के रूप में देखने को मिलेंगे और तीसरे भाग में पहले और दूसरे भाग के विलन मौजूद रहेंगे और ये फिल्म देखने लायक होगी। सबसे पहले मैं यहाँ फिल्म की कहानी के बारे में बात करना चाहूंगा कि आखिर इसका थीम क्या था और क्या हमें दिखाने या बताने की कोशिश करी गई है। यहाँ हमें ये बताया गया है कि एक तरफा प्यार वो नहीं होता जिसे हम जबरदस्ती पाना चाहते हैं, बल्कि वो होता है जो हम पा ना सकें फिर भी उसकी कदर करें और रिस्पेक्ट दें। भैरव का प्यार सच्चा था और उसने पूरे मन से अपने प्यार को पाने की कोशिश करी, पर गड़बड़ यहाँ ये हो गई कि उसे गलत लड़की से प्यार हो गया। रसिका के नेचर में ही यही था कि वो लड़कों को अपने पीछे घुमाती थी और उनका फायदा उठाती थी और उसने भैरव के साथ भी यही किया, जिसके चलते भैरव का प्यार इतना ज्यादा हो गया कि वो प्यार नफरत में बदल गया और वो बन गया एक विलन। अगर हम देखें तो असल में विलन तो रसिका ही थी, क्योंकि उसने जिस तरह से भैरव का इस्तेमाल किया, ये जानते हुए भी कि वो उससे सच्चा प्यार करता है, वो गलत था। अगर आपका कोई वन साइडेड लवर है या आपको कोई पसंद करता है पर आप उसे पसंद नहीं करते, तो उसे साफ तौर पर क्लियर कर दें कि आपको वो पसंद नहीं है। फिर उसके बाद अगर वो कोई गलत कदम उठाता है तो पूरी तरह से वो गलत होगा। लेकिन अगर आप उसके प्यार को एक्सेप्ट ना करते हुए भी उसे कुछ भी क्लियर ना करके अपने पीछे घुमाते रहेंगे और उसका फायदा उठाएंगे, तो उसके मन में जो प्यार है वो और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और आपसे और उम्मीदें रखने लगेगा। और फिर जब वो इकट्ठे अपने प्यार का इजहार कर देता है, फिर आप घबरा जाते हैं और कह देते हैं कि इसे प्यार थोड़ी कहते हैं। लेकिन अब तक आप जिस तरह से उसके साथ रहते आ रहे थे, उसके मन में तो उम्मीदें बन चुकी थीं, क्योंकि आप उसे अपने पीछे घुमा रहे थे। तो अब उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। और फिर जब वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है तो इल्जाम उस पर ही आता है कि वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, पर ये कोई नहीं देखता कि उसका ऐसा बर्ताव हो क्यों गया। कुछ लोग समझदार होते हैं जो इस बात को समझते हैं कि कौन सच में प्यार कर रहा है और कौन अपने पीछे घुमा रहा है। तो इस बात की समझदारी तो खुद में होनी ही चाहिए कि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके। पर कुछ लोग जो ज्यादा ही भोले से होते हैं, उनका लोग फायदा उठा लेते हैं और जब सीधे साधे इंसान के साथ गलत होता है तो अक्सर वही विलन बनकर सामने आ जाता है। इसीलिए बेहतर यह है कि किसी के प्यार का फायदा उठाने के बजाय आप प्यार से उसे समझाकर मना कर दें, और अगर उसके बाद वो नहीं माने और उल्टी सीधी हरकतें करें, तब आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही उसे बेवकूफ बना रहे थे तो यहाँ गलती तो आपकी भी मानी जाएगी। गौतम भी शुरुआत में एक विलन की ही तरह था, जिसे बस अपने से मतलब था और यही देखकर चलता था कि उसे कोई हर्ट ना कर सके, फिर भले ही वो किसी के साथ कुछ भी करे। लेकिन फिल्म के एंड होते होते उसे समझ आ गया कि दूसरों की भी फीलिंग्स को समझना चाहिए और इंसान किसी को गिराने से नहीं बल्कि उठाने से बड़ा बनता है। तो यहाँ ये बताया गया है कि अगर आप बिगड़े हुए भी हैं तो आपको गौतम की तरह सुधर जाना चाहिए और अपने अड़ियल गुस्सैल मतलबी नेचर को छोड़कर शांत स्वभाव
स्वभाव और प्यार करने वाला इंसान बनना चाहिए। यहाँ आरवी के नेचर से हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई हमारी फीलिंग्स को हर्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी सामने वाले के साथ वैसा ही करें, बल्कि हो सकता है कि आपके प्यार से और बदला ना लेने के नेचर से सामने वाला पिघल जाए और उसमें बदलाव देखने को मिल जाए। भैरव रसिका से इतना ज्यादा प्यार करता था कि उसे मार देने के बाद उसे इमेजिन ही करने लगा था, और इमेजिनेशन वाली रसिका वही चीजें बोलती थी जो भैरव के दिमाग में चलता था। जैसे हमारे दिमाग में दो तरह के ख्याल आते हैं, एक अच्छे तो एक बुरे। रसिका की इमेजिनेशन उसके बुरे ख्यालों की उपज थी, और उसके अच्छे ख्याल इसलिए कभी बाहर नहीं आ पाए क्योंकि उसके आसपास कोई ऐसा इंसान था ही नहीं जो उसे समझा पाए कि जो वो कर रहा है वो गलत है। अशोक का लड़का अपने पिता को ही फंसा देता है और वो भी एक विलन बन जाता है, और यहाँ ये देखा जा सकता है कि कभी कभी किसी का प्यार आपको बुरा भी बना सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि प्यार आपको हुआ किससे है। अशोक के बिगड़ैल नेचर से बच्चे को अपने पिता से प्यार नहीं मिलता था, पर भैरव से प्यार मिलता था, और भैरव तो गलत काम ही कर रहा था, तो बच्चे ने भी वही सीखा जो उसने देखा, और उसी हिसाब से वो भी विलन बन गया। इस फिल्म की कहानी को देखा जाए तो ये काफी ज्यादा अच्छी बन सकती थी और काफी डीप मीनिंग देखने को मिल सकती है, पर अफसोस कि काफी लोगों को ये मूवी पसंद ही नहीं आई, या फिर इस मूवी का मैसेज ही नहीं समझ पाए कि आखिर हमें ये मूवी दिखाना क्या चाहती है। ऑडियंस को पहले ये मूवी इस बात के लिए खराब लगी कि इसमें स्टार कास्ट पहले वाली मूवी से अलग है। यहाँ अलग तो होना ही था क्योंकि फिल्म की कहानी ही अलग थी, तो सेम स्टार कास्ट को नहीं ले सकते थे। लोगों का ये कहना है कि अगर अच्छे एक्टर्स को लिया जाता तो फिल्म और भी अच्छी बन सकती थी, और ये भी कहना है कि मूवी का क्लाइमैक्स काफी प्रेडिक्टेबल था। अब आज के टाइम में जहाँ कंटेंट की भीड़ लगी पड़ी है वहाँ क्लाइमैक्स गेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर मूवी देखने पर तो यही लगा कि फिल्म उतनी भी बुरी नहीं है जितना लोग बता रहे हैं। मैं ये तो कह ही सकता हूँ कि हीरोपंती 2 से काफी ज्यादा बेहतर है। जिस डायरेक्टर ने आशिकी 2, आवारापन, मर्डर 2 जैसी बेहतरीन पिक्चरें बनाई हैं, उससे एकदम ही बुरी पिक्चर तो नहीं बन जाएगी। जो हेट अभी बॉलीवुड को मिल रहा है उसके चलते हर फिल्म लपेटे में आ रही है, फिर भले अच्छी ही क्यों ना हो। तो इस बात का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बस इतना ही कह सकता हूँ कि फिल्म जब आप खुद देखेंगे तभी आप डिसाइड करिए कि फिल्म अच्छी थी या फिर बुरी। ट्रेलर में एक सीन दिखाया गया था जहाँ आरवी और रसिका एक दूसरे के सामने होकर हंस रहे थे, और देखने पर प्रतीत होता है जैसे वही फिल्म के विलन हो, पर वो सीन फिल्म में बिल्कुल ही अलग था। इस सीन में एक और बात समझ नहीं आती कि जब रसिका भैरव की इमेजिनेशन थी तो आरवी उसे देखकर डर कैसे सकती है, क्योंकि उसे तो वो दिखाई ही नहीं पड़ सकती थी। मैंने इस सीन को कई बार देखा और ऐसा फील हुआ कि आरवी रसिका को देख रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिलता है। यहाँ सबसे ज्यादा अटपटा मेट्रो के अंदर फाइटिंग सीन देखने को मिलता है। भैरव लड़के को मेट्रो के आगे ढकेल के मार देता है, पर कमाल की बात यह है कि मेट्रो ड्राइवर फिर भी मेट्रो चला देता है। फिर मेट्रो के अंदर लड़ाई हो रही होती है, तो इतने सिक्योरिटी कैमरा लगे होने के बाद भी उन्हें रोकने कोई नहीं आता, और वो दोनों मस्त आराम से तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। फिर जब गौतम उसे गेट पे लटका देता है तो मेट्रो फिर भी चल रही होती है। दिल्ली में ऐसा सीन है कि अगर कोई गेट में फंसा है तो गेट नहीं बंद होगा, पर मुझे मुंबई का नहीं पता कि ऐसा सिस्टम है या नहीं, पर देखने में बड़ा ही अजीब लगता है कि मेट्रो को एकदम लोकल ट्रेन ही बना दिया है कि कोई कुछ भी कर रहा है किसी को खबर ही नहीं है, बल्कि मेट्रो मस्त आराम से चल रही है। भैरव ने आरवी को तुरंत ना मारकर उसे बचाकर इसलिए रखा था क्योंकि वो काफी फेमस थी, तो वो उसके केस को थोड़ा पेचीदा बनाना चाहता था और अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाना चाहता था। यहाँ पर मुझे सबसे बड़ी गलती देखने को ये मिली कि मोबाइल में जब रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं थी तो उसमें मास्क वाले विलन भैरव की रिकॉर्डिंग हो कैसे गई। अब एक्टिंग की बात करें तो जॉन अब्राहम हर मूवी की तरह यहाँ पर भी कपड़े फाड़कर अपनी बॉडी दिखाते नजर आए हैं, और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग काफी सही देखने को मिली क्योंकि हम उनके फीलिंग्स को समझ पाते हैं। दिशा पाटनी ने अपने रोल को बखूबी निभाया है, और जो एक विलन वाले एक्सप्रेशन होते हैं वो उन्होंने काफी कमाल के दिए हैं। बस एक बात मैंने नोटिस करी कि उनकी आवाज बहुत गूंजती हुई सुनाई पड़ती है। तारा सुतारिया इस फिल्म में एवरेज ही नजर आती हैं, और उन्होंने अपने रोल को सही ही निभाया है। अर्जुन कपूर की बात करें तो उन्हें बहुत ही कम ही पसंद किया जाता है, और एक्टिंग के मामले में वो काफी ट्रोल होते हैं, पर इस फिल्म में उनका थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिलता है, और उन्होंने एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद का रोल काफी अच्छे से निभाया है। बाकी और जितने भी सह कलाकार हैं उन सभी की एक्टिंग सही ही देखने को मिलती है। ये तो सभी जानते हैं कि जो जादू पहली फिल्म का था वो ये फिल्म नहीं कर पाएगी, और इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ, पर इतना तो है कि ये फिल्म उतनी भी बुरी नहीं है और इसे आप एक बार तो देख ही सकते हैं। इस मूवी से वन साइडेड लवर और रिलेशनशिप में जो हैं उन्हें सीख लेनी चाहिए कि जिंदगी में ऐसा मोड़ आ सकता है जब आपको वो ना मिले जो आप चाहते हैं, या फिर जो आपके साथ है वो ना रहे, तो उस टाइम पर आप भैरव नहीं आरवी बनिए और किसी की जिंदगी के विलन नहीं हीरो बनिए।
और हीरो वही होता है जो त्याग करता है दूसरों की खुशी के लिए। और सच कहूँ तो किसी के जाने या किसी के ना मिलने पर दुख तो फील होता है, पर आगे चलकर और भी खुशियां इंतजार कर रही होती हैं आपकी जिंदगी में आने के लिए। तो किसी के जाने या ना मिलने पर दुख मनाने के बजाय आगे बढ़िए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, और जिसको आना होगा मिलना होगा वो आपको मिल ही जाएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन एक विलन रिटर्न्स मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।